दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, 75वीं एपिसोड में आपका स्वागत है। रुद्र के घर रमेश्वर निवास का माहौल किसी यातना शिविर से कम नहीं था। लिविंग रूम में सन्नाटा था, सिर्फ एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रुद्र डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसके सामने गणित की किताब और एक नोटबुक खुली थी। उसकी माँ सविता जी हाथ में बेलन लेकर उसके सिर पर खड़ी थीं। सविता जी, रुद्र लिख, अगर एक टंकी 5 घंटे में भरती है और उसमें छेद है तो वो खाली कितनी देर में होगी? रुद्र ने रोते हुए कहा, माँ, अगर टंकी में छेद है तो प्लम्बर को बुलाओ ना, गणित क्यों लगा रहे हो, पानी बर्बाद हो रहा है। सविता जी ने बेलन मेज पर मारा, धड़ाम। चुप, लॉजिक मत लगा, फॉर्मूला लगा। जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तुझे पानी भी नहीं मिलेगा। रुद्र के पास बैठे शेरू और टिंगू भी डरे हुए थे। वे चुपचाप अपनी पूंछ हिला रहे थे, जैसे कह रहे हो, मालिक आज तो आप गए। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हुई। न्यूज़ एंकर चिल्ला रहा था, शहर पर बड़ा संकट, सिटी म्यूजियम पर प्रश्नकाल नामक विलन का कब्जा, उसने पुलिस को पत्थर का बना दिया है, वो रुद्र को बुला रहा है। रुद्र की आंखें चमक गई। ये उसके लिए आज़ादी का मौका था। रुद्र कुर्सी से उछल पड़ा, माँ देखो, शहर खतरे में है, मुझे जाना होगा, देश को मेरी जरूरत है। रुद्र भागने ही वाला था कि सविता जी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। कहाँ चला? देश बाद में बचाना, पहले ये सवाल हल कर। रुद्र, लेकिन माँ, लोग पत्थर बन रहे हैं। सविता जी ने सोचा, फिर उन्होंने रुद्र के बैग में गणित की किताब और पेन ठूंस दिया। ठीक है, जा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू विलेन से लड़ेगा लेकिन बीच बीच में होमवर्क भी करेगा। जब तू वापस आएगा तो मुझे 10 पन्ने भरे हुए चाहिए, वरना घर का दरवाजा नहीं खुलेगा। रुद्र ने भारी मन से बैग उठाया। ठीक है माँ, एक हाथ से तलवार चलाऊंगा, दूसरे से पेन। सीन 2, सिटी म्यूजियम। रुद्र अपनी टीम रिया, विक्रम और जोरावर के साथ म्यूजियम पहुंचा। बाहर का नज़ारा भयानक था। दर्जनों पुलिस वाले और मीडिया रिपोर्टर मूर्तियों की तरह जमे हुए थे। वे पत्थर के बन चुके थे। इंस्पेक्टर कानून भी अपनी गाड़ी के पास पत्थर बनकर खड़े थे। उनके हाथ में डोनट था जो अब पत्थर का हो चुका था। विक्रम ने एक पत्थर के पुलिस वाले को छू कर देखा। रुद्र भाई, ये तो असली ग्रेनाइट है। अगर मैं पत्थर बन गया तो प्लीज मुझे किसी अच्छे पार्क में लगवाना जहां कबूतर न बैठते हों। म्यूजियम का मुख्य दरवाजा खुला था। अंदर से बैंगनी रोशनी आ रही थी। एक गूंजती हुई आवाज आई, स्वागत है रुद्र, मैं प्रश्नकाल हूँ, मैं बुद्धि का देवता हूँ। अगर तुम मेरी पहेलियों का जवाब दोगे तो मैं सबको ठीक कर दूंगा। अगर हारे तो तुम भी मेरी आर्ट गैलरी का हिस्सा बन जाओगे। रुद्र ने बैग से गणित की किताब निकाली। अंकल जल्दी पूछो, मुझे वो पाइप और टंकी वाले सवाल भी करने हैं। वे अंदर गए। म्यूजियम का हॉल एक विशालकाय शतरंज के बोर्ड में बदल चुका था। काले और सफ़ेद खाने थे। हवा में एक बड़ा सा चेहरा तैर रहा था, जिसके माथे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। प्रश्नकाल ने कहा, पहला चरण, तुम्हें सही खानों पर पैर रखकर मेरे पास आना है। गलत खाने पर पैर रखा तो नीचे खाई में गिर जाओगे। और सुराग ये है कि सिर्फ अभाज्य संख्या पर पैर रखो। विक्रम ने, प्राइम नंबर, ये क्या होता है, अमेज़न प्राइम? रिया ने माथा पीटा। विक्रम, वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। रुद्र ने अपनी गणित की किताब खोली। रुको, मुझे चेक करने दो। प्राइम नंबर, हाँ 2 है। रुद्र ने 2 नंबर वाले खाने पर पैर रखा, सुरक्षित। रिया ने 3 पर, जोरावर ने 5 पर। विक्रम 6 पर कूदने वाला था। रुद्र ने उसे खींच लिया। अबे गधे, 6 प्राइम नहीं है, 7 पर कूद। विक्रम 7 पर कूदा। जिस खाने पर वो कूदने वाला था वो गिर गया और नीचे आग की लपटें दिखाई दी। विक्रम का पसीना छूट गया। थैंक यू भाई, मैथ ने जान बचा ली। रुद्र धीरे धीरे बोर्ड पार करके दूसरी तरफ पहुंच गया। प्रश्नकाल थोड़ा चिढ़ गया। गणित में अच्छे हो तो अब तर्क की बारी। सीन 3, आईनों का कमरा।
अगला हॉल आईनों का कमरा था। हजारों आईने थे। हर आईने में रुद्र की अलग अलग छवि दिख रही थी। प्रश्नकाल की आवाज आई, इन हजारों आईनों में से सिर्फ एक आईना सच बोलता है, बाकी सब झूठ बोलते हैं और तुम्हें पत्थर बना देंगे। सही आईना ढूंढो। जोरावर ने एक आईने में देखा। उसमें जोरावर बहुत पतला और कमजोर दिख रहा था। जोरावर चिल्लाया, ये झूठ है, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। जोरावर ने आईने को मुक्का मारा। क्रैक। आईना टूटा और उसमें से जहरीली गैस निकली। ख, ये ट्रैप है। रुद्र ने अपना नूडल्स का पैकेट खाते हुए कहा। दोस्तों, लॉजिक लगाओ, विलन ने कहा सच बोलता है। रुद्र एक आईने के सामने खड़ा हुआ। उस आईने में रुद्र सो रहा था। रुद्र मुस्कुराया। यही है, क्योंकि असली सच यही है कि मुझे हमेशा नींद आती रहती है। बाकी सब आईनों में मैं हीरो की तरह खड़ा हूं, जो कि झूठ है। रुद्र ने उस सोते हुए रुद्र वाले आईने को छुआ। डिंग! आईना एक दरवाजे की तरह खुल गया। प्रश्नकाल चिल्लाया, असंभव, तुमने अपनी ही कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। सीन 4, फाइनल बॉस। वे अब मुख्य हॉल में थे। वहां एक ऊंचे चबूतरे पर प्रश्नकाल बैठा था। वो एक छोटा चश्माधारी आदमी था जिसके सिर पर बहुत बड़ा दिमाग था। उसके हाथ में वो चोरी की हुई बुद्धिमत्ता की मूर्ति थी। प्रश्नकाल ने कहा, रुद्र, तुम यहाँ तक आ गए, लेकिन आखिरी पहेली का जवाब कोई नहीं दे पाया। अगर तुमने दिया तो मैं हार मान लूंगा, अगर नहीं तो तुम सब पत्थर। रुद्र ने अपनी गणित की कॉपी बंद की। पूछो, लेकिन जल्दी, मेरी माँ ने मुझे 8 बजे तक घर बुलाया है। प्रश्नकाल ने अपनी सबसे कठिन पहेली पूछी। वो क्या है जिसे तुम जितना साफ करते हो वो उतना ही काला होता जाता है? सन्नाटा छा गया। रिया सोचने लगी। साफ करने पर काला? मन नहीं, कोयला नहीं, जूते नहीं, वो तो पॉलिश से चमकते हैं। प्रश्नकाल हंसने लगा। हा, हार मान लो, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। वो अपनी जादुई छड़ी घुमाने लगा, जिससे सब पत्थर बनने वाले थे। रुद्र ने अपनी जेब से एक ब्लैकबोर्ड डस्टर निकाला जो वो क्लास से उठा लाया था। रुद्र ने कहा, अंकल, इतना ड्रामा क्यों? जवाब है ब्लैकबोर्ड। जब हम ब्लैकबोर्ड को साफ करते हैं तो वो वापस काला हो जाता है। प्रश्नकाल का मुंह खुला रह गया। ब्लैकबोर्ड? इतना साधारण जवाब? उसका जादुई मंत्र उल्टा पड़ गया। वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। नहीं, मेरा ज्ञान, मेरा अहंकार। रुद्र ने मौका देखा। उसने अपनी गणित की मोटी किताब यानी आर.डी. शर्मा टाइप उठाई। तेरा ज्ञान बहुत हो गया, अब मेरा होमवर्क खा। उसने वो भारी भरकम किताब प्रश्नकाल के सिर पर फेंक कर मारी। धड़ाम! किताब का कोना सीधा प्रश्नकाल के बड़े से सिर पर लगा। वो लड़खड़ाया और चबूतरे से नीचे गिर गया। उसके हाथ से मूर्ति छूट गई। रिया ने दौड़कर मूर्ति कैच कर ली। प्रश्नकाल जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही उसका जादू टूट गया। बाहर खड़े पुलिस वाले, रिपोर्टर, इंस्पेक्टर कानून सब वापस इंसान बन गए। अरे, हम हिल सकते हैं, रुद्र ने बचा लिया। रुद्र और उसकी टीम बाहर आई। पुलिस ने प्रश्नकाल को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रुद्र को घेरने लगी। रुद्र जी, आपने कैसे सोचा कि जवाब ब्लैकबोर्ड होगा? रुद्र ने अपनी गंदी टी-शर्ट दिखाई। क्योंकि स्कूल में रोज मुझे ही बोर्ड साफ करना पड़ता है, अनुभव है भाई। रुद्र ने घड़ी देखी। 7:55। भागो, 5 मिनट बचे हैं। रुद्र ने टेलीपोर्टेशन यानी शेरू की पीठ पर बैठकर सुपर स्पीड से इस्तेमाल किया और घर पहुंचा। ठीक 8 बजे उसने दरवाजे की घंटी बजाई। डिंग डोंग। सविता जी ने दरवाज़ा खोला। आ गया? ला, कॉपी दिखा। रुद्र ने कांपते हुए नोटबुक दी। उसने सारे सवाल हल कर दिए थे। रास्ते में प्रश्नकाल के गिरने के बाद उसने उसकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बाकी सवाल हल कर लिए थे। सविता जी ने कॉपी चेक की। सब सही है। राइटिंग थोड़ी गंदी है पर ठीक है। जा, हाथ धोकर खाना खा ले, आज भिंडी बनी है। रुद्र ने राहत की सांस ली। भिंडी? चलेगा, पत्थर बनने से तो अच्छा है। रुद्र अपने कमरे में गया, लेकिन जब उसने अपनी गणित की किताब खोली जो उसने विलेन पर फेंकी थी तो उसके अंदर से एक पर्ची गिरी। ये पर्ची उस विलेन के प्रश्नकाल की जेब से किताब के अंदर घुस गई थी। उस पर्ची पर एक कोड लिखा था, प्रोजेक्ट डार्क मून, लोकेशन अंटार्कटिका, लॉन्च डेट 2 दिन बाद। रुद्र ने पर्ची पढ़ी। डार्क मून, अंटार्कटिका? क्या ये लोग मुझे गर्मियों की छुट्टी भी नहीं मनाने देंगे? रुद्र ने खिड़की से बाहर चांद को देखा। चांद का रंग हल्का सा बैंगनी हो रहा था। कुछ बहुत बड़ा होने वाला था और इस बार खतरा धरती पर नहीं बल्कि चांद पर था।
क्या रुद्र को अंटार्कटिका जाना पड़ेगा? और क्या वो वहाँ की ठंड में अपने नूडल्स गर्म रख पाएगा? रुद्र के घर रमेश्वर निवास में सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ एक गंभीर चर्चा चल रही थी। रुद्र ने अपनी माँ सविता जी के सामने एक पैम्फलेट रखा। ये पैम्फलेट उसने खुद रात को पेंटिंग कलर से बनाया था। उस पर लिखा था, स्कूल ट्रिप अंटार्कटिका, उद्देश्य बर्फ पिघलने का अध्ययन यानी ग्लोबल वार्मिंग स्टडी, फीस फ्री। सविता जी ने चश्मा ठीक किया और पैम्फलेट को शक की नज़रों से देखा। अंटार्कटिका? स्कूल वाले तुम्हें शिमला मनाली नहीं ले जाते, सीधा अंटार्कटिका ले जा रहे हैं। और ये पैम्फलेट, इसमें अंटार्कटिका की स्पेलिंग गलत क्यों है? रुद्र के पसीने छूट गए। वो मैम, स्कूल का प्रिंटर खराब था और ये बहुत ज़रूरी ट्रिप है। अगर मैं नहीं गया तो मेरे साइंस प्रोजेक्ट में 0 मिलेंगे। 0 शब्द सुनते ही सविता जी का दिल पिघल गया, क्योंकि कल ही उन्होंने 2 नंबर देखे थे। ठीक है, जा, लेकिन मेरी शर्तें हैं। सविता जी अंदर गईं और एक बड़ा सा सूटकेस लेकर आईं। इसमें 4 स्वेटर, 2 जैकेट, 1 रजाई और सबसे ज़रूरी, सविता जी ने एक लाल रंग की ऊनी टोपी निकाली। ये मंकी कैप। रुद्र चिल्लाया, नहीं माँ, मंकी कैप नहीं, उसमें मैं चोर लगता हूँ, मेरी हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी। सविता जी ने ज़बरदस्ती टोपी रुद्र के सिर पर भसा दी। चुप, अंटार्कटिका में फैशन शो नहीं है, अगर कान में हवा गई तो न्यूमोनिया हो जाएगा, इसे उतारना मत। रुद्र ने आईने में देखा। उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ आंखें और नाक दिख रही थी। वो सचमुच एक छोटा डकैत लग रहा था। उफ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली अमर राजा एक लाल मंकी कैप में, मेरी इज्जत का फालूदा हो गया। सीन 2, टीम की मीटिंग। रुद्र अपने घर के बाहर टीम से मिला। विक्रम, रिया और जोरावर तैयार थे। विक्रम ने 3 जैकेट एक के ऊपर एक पहनी थी। वो चल भी नहीं पा रहा था, बस लुढ़क रहा था। जोरावर यानी आग वाला लड़का ने सिर्फ टी शर्ट पहनी थी। मुझे ठंड नहीं लगती, मैं खुद ही हीटर हूँ, जोरावर ने घमंड से कहा। रुद्र ने अपनी जेब से नागेश यानी सांप को निकाला। नागेश जमने लगा था। स्वामी, मुझे अपनी मंकी कैप में जगह दे दीजिए, मेरा खून जम रहा है। रुद्र ने नागेश को अपनी टोपी के अंदर डाल लिया। रिया ने पूछा, रुद्र, हम जाएंगे कैसे? कोई फ्लाइट वहाँ नहीं जाती। रुद्र ने अपनी जेब से एक मेट्रो कार्ड निकाला। हम दिल्ली मेट्रो से जाएंगे। विक्रम, क्या मेट्रो अंटार्कटिका जाती है? कौन सी लाइन? पिंक लाइन? रुद्र ने उन्हें एक पुराने बंद पड़े मेट्रो स्टेशन के खंडर में ले गया। वहाँ एक गुप्त प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म 9/3/4। नहीं, ये तो हैरी पॉटर का था। ये था प्लेटफॉर्म 0। रुद्र ने कार्ड स्वाइप किया। बीप, पटरी पर एक पुरानी जंग लगी रेलगाड़ी प्रकट हुई। उस पर लिखा था पाताल एक्सप्रेस। चलो, ये ट्रेन सीधे धरती के कोर के पास से होकर दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल निकलती है। वे ट्रेन में बैठे। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। छुक छुक, वूम, ट्रेन जमीन के अंदर घुस गई और गायब हो गई। सीन 3, अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया। आधे घंटे बाद दरवाजे खुले। बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था। तापमान -60 डिग्रीज। जैसे ही जोरावर यानी आग वाला लड़का बाहर निकला, आह, कितना सुहावना मौसम है। फ्रीज। जोरावर की आग बुझ गई और वो 1 सेकंड में बर्फ की मूर्ति बन गया। विक्रम ने उसे ठोक कर देखा। टन टन। लो भाई, हमारा हीटर खराब हो गया। रुद्र ने अपनी मंकी कैप नीचे खींची। शुक्र है माँ ने ये दी थी, वरना मेरे कान गिर जाते। सामने मीलों दूर तक सिर्फ सफ़ेद बर्फ थी, लेकिन रुद्र की दिव्य दृष्टि ने कुछ देखा। बर्फ के नीचे एक बहुत बड़ा कांच का गुंबद था। ये वही बेस था, प्रोजेक्ट डार्क मून का हेडक्वार्टर। रुद्र, हमें वहाँ जाना है। शेरू, सूंघकर रास्ता बताओ। शेरू ने बर्फ में नाक डाली और छींक मारी। मालिक, यहाँ सिर्फ मछली की गंध आ रही है और बारूद की। बारूद? तभी बर्फ के टीलों के पीछे से कुछ हलचल हुई। सैकड़ों छोटे छोटे काले और सफ़ेद जीव बाहर निकले। ये पेंगुइन्स थे। रिया खुश हो गई। ओह, कितने प्यारे पेंगुइन्स हैं, सो क्यूट। रिया उनके पास गई। हेलो छोटे दोस्त। लेकिन सबसे आगे वाले पेंगुइन ने एक सिगार मुंह में दबाया और अपनी पीठ से एक स्नो बाजूका निकाल लिया। पेंगुइन ने एक भारी आवाज़ में कहा, वॉकी टॉकी पर, टारगेट लॉक, फायर। रिया चिल्लाई, क्या पेंगुइन बोल रहे हैं? धूम धूम। पेंगुइनों ने बर्फ के गोले फायर किए। ये गोले पत्थर जैसे सख्त थे। रुद्र ने रिया को खींचा और एक बर्फ की चट्टान के पीछे छिप गया। रिया, ये हैप्पी फीट वाले पेंगुइन्स नहीं है, ये कमांडो पेंगुइन्स है। शून्य ने इन्हें ट्रेन किया है। विक्रम चिल्लाया, मैं एक पेंगुइन से पिटने वाला हूँ, मेरी इज्जत का क्या होगा? कमांडो पेंगुइन्स ने पूरी तरह से घेराबंदी कर ली थी। वो पेट के बल फिसलते हुए आ रहे थे और फायरिंग कर रहे थे। उनका लीडर कर्नल पिंगू एक ऊंचे टीले पर खड़ा होकर निर्देश दे रहा था। अल्फा टीम बाएं से जाओ, ब्रावो टीम दाएं से, कोई भी नूडल्स खाने वाला नहीं बचना चाहिए। रुद्र ने अपनी जेब से टिंगू यानी 3 सिर वाले पिल्ले को निकाला।
टिंगू जाओ और उनसे बात करो, जानवरों की भाषा में समझाओ कि हम दोस्त हैं। टिंगू बाहर निकला। उसने 3 सिरों से कूं कूं किया। कर्नल पिंगू ने उसे देखा। 3 सिर वाला कुत्ता, ये म्यूटेंट है, फायर। टिंगू पर बर्फ का गोला लगा। टिंगू को गुस्सा आ गया। उसने अपना आकार बढ़ाया, यानी नरक शिकारी रूप। उसके मुंह से आग निकली, बर्फ पिघलने लगी। पेंगुइन घबरा गए। भागो, ये कुत्ता नहीं ड्रैगन है। रुद्र ने मौका देखा। उसने अपनी पवन शक्ति का इस्तेमाल किया। चलो इन्हें थोड़ी हवा खिलाते हैं। रुद्र ने एक हाथ हिलाया, एक छोटा सा बवंडर बना जिसने सारे पेंगुइन्स को हवा में उठा दिया। पेंगुइन्स हवा में उड़ते हुए चिल्ला रहे थे, मेडे मेडे, हम उड़ रहे हैं। रुद्र ने उन्हें दूर सुरक्षित फेंक दिया। सॉरी दोस्तों, अगली बार मछली लेकर आऊंगा। सीन 4, बर्फ की रानी। रुद्र और उसकी टीम आगे बढ़ी और उस कांच के गुंबद के पास पहुंची। दरवाजा बंद था। विक्रम ने दरवाजे पर धक्का यानी पुश लिखा देखा, लेकिन वो उसे खींच रहा था। ये खुल नहीं रहा। रुद्र ने एक उंगली से दरवाजा धकेल दिया, क्लिक। अंदर का तापमान बाहर से भी ज्यादा ठंडा था। सामने एक विशालकाय हॉल था जो पूरी तरह नीले कांच से बना था। हॉल के अंत में एक सिंहासन पर एक महिला बैठी थी। उसने सफेद गाउन पहना था जो बर्फ से बना था। उसके बाल नीले थे और आंखों में ठंडक थी। ये शीतल थी, शून्य संगठन की क्रायोजेनिक एक्सपर्ट। शीतल ने हाथ में वाइन ग्लास लिया जिसमें जमी हुई नाइट्रोजन थी। कहा, स्वागत है रुद्र। मुझे लगा था पेंगुइन तुम्हें रोक लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम मेरी आइस गैलरी का हिस्सा बनोगे। शीतल ने चुटकी बजाई। हॉल की छत से नुकीले आइसिकल्स यानी बर्फ के भाले गिरने लगे। रुद्र ने ऊपर देखा, बारिश, वो भी भालों की। रिया ने अपनी तलवार निकाली। रुद्र, ये मेरी फाइट है, बर्फ मेरा एलिमेंट है। रिया आगे बढ़ी। शीतल हंसी, बच्ची तुम बर्फ से खेलती हो, मैं बर्फ हूँ। शीतल ने अपनी सांस छोड़ी। एक शीत लहर रिया की तरफ बढ़ी। ये लहर खून जमा सकती थी। रिया ने अपनी ढाल बनाई, लेकिन वो कमजोर पड़ रही थी। रुद्र ने देखा कि रिया मुसीबत में है, लेकिन वो बीच में कूदना नहीं चाहता था। उसे अपनी मंकी कैप की चिंता थी। रुद्र ने अपनी जेब से अपना गर्म मसाले का पैकेट निकाला। थोड़ी गर्मी बढ़ानी पड़ेगी। रुद्र ने चुपके से उस मसाले पर हीटिंग मंत्र फूंका और उसे हवा में उड़ा दिया। मसाला हवा में फैल गया। हॉल का तापमान बढ़ने लगा। शीतल की बर्फ पिघलने लगी। उसके सिंहासन से पानी टपकने लगा। शीतल चिल्लाई, क्या है, इतनी गर्मी, मेरा मेकअप बह रहा है। रिया ने मौका देखा। उसने अपनी तलवार से शीतल के हाथ से जादुई छड़ी को उड़ा दिया। शीतल हार मानकर गिर पड़ी। सीन 5, डार्क मून का सच। रुद्र आगे बढ़ा। उसने शीतल से पूछा, आंटी ये डार्क मून प्रोजेक्ट क्या है? तुम लोग चांद को बैंगनी क्यों कर रहे हो? शीतल हंसी, खिसियानी हंसी। तुम हमें रोक सकते हो रुद्र, लेकिन सिग्नल पहले ही भेजा जा चुका है। चांद सिर्फ एक उपग्रह नहीं है, वो एक अंडा है। रुद्र, अंडा? किसका अंडा? डायनासोर का? शीतल, नहीं, ब्रह्मांडीय सर्प का। हजारों सालों से वो सो रहा था, लेकिन हमने उसे जगाने के लिए पृथ्वी से ऊर्जा भेजी है। अगले 24 घंटों में चांद टूट जाएगा और वो सर्प बाहर निकलेगा और उसका पहला निवाला पृथ्वी होगी। रुद्र और उसकी टीम सन्न रह गई। विक्रम, चांद टूट जाएगा तो करवा चौथ कैसे मनाएंगे? रुद्र ने खिड़की से बाहर आसमान में देखा। चांद अब गहरा बैंगनी हो चुका था और उस पर दरारें दिखाई दे रही थीं। रुद्र ने अपनी मंकी कैप ठीक की। नागेश, ये तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार तो नहीं है? नागेश, स्वामी, ये मेरे खानदान का दादाजी लगता है। अगर वो निकला तो वो पूरी गैलेक्सी निगल जाएगा। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, अगर चांद टूटने वाला है तो हमें उसे फेविकॉल से जोड़ना होगा, या फिर हमें अंतरिक्ष में जाकर उस सांप को वापस सुलाना होगा। लेकिन अंतरिक्ष में जाने के लिए उनके पास कोई जहाज नहीं था, पुष्पक खराब था। तभी शीतल के बेसमेंट का फर्श खुला और वहां से एक विशालकाय रॉकेट ऊपर आया। इस पर लिखा था, मिशन मून ब्रेकर। रुद्र की आंखें चमक गईं। दोस्तों, हमारी सवारी तैयार है, चलो चांद पर चलते हैं। लेकिन क्या रुद्र को रॉकेट उड़ाना आता है, या वो अंतरिक्ष में भी रास्ता भटक जाएगा? अंटार्कटिका के बर्फीले बेसमेंट में एक विशालकाय काला रॉकेट खड़ा था। इसके ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, मून ब्रेकर। रुद्र और उसकी टीम, रिया, विक्रम, जोरावर और जानवर लिफ्ट से रॉकेट के कॉकपिट में दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा किसी वीडियो गेम जैसा था। हजारों बटन, चमकती हुई स्क्रीनें और लीवर्स। विक्रम ने एक बड़ी सी लाल कुर्सी देखी। वाह, ये तो गेमिंग चेयर जैसी है, मैं यहाँ बैठूंगा। विक्रम ने कुर्सी पर कब्जा कर लिया। रिया ने डैशबोर्ड देखा। रुको, इसमें स्टीयरिंग व्हील कहाँ है? ये चलेगा कैसे? रुद्र पीछे की सीट पर आराम से बैठ गया और सीट बेल्ट, जो असल में रस्सी थी, बांध ली। रिया, ये शून्य का रॉकेट है, ये वॉइस कमांड से चलता होगा, या फिर भगवान भरोसे।
तभी स्क्रीन पर एक डिजिटल चेहरा आया। ये रॉकेट का एआई था। एआई की आवाज़ बहुत ही रूखी थी। स्वागत है घुसपैठियों, मैं मून ब्रेकर का ऑटो पायलट हूँ। गंतव्य क्या है? रुद्र ने कहा। भैया, चांद तक जाना है। मीटर से चलोगे या फिक्स रेट? एआई: मजाक अस्वीकृत। गंतव्य डार्क मून। लॉन्च में 10 सेकंड। 10, 9। विक्रम चिल्लाया। अरे रुको, मैंने अभी वॉशरूम नहीं किया। क्या वहां ऊपर टॉयलेट है? 5, 4, 3। रुद्र ने अपनी जेब से नागेश को निकाला। नागेश, अपनी पूंछ से कसकर पकड़ लो। अगर ग्रेविटी हटी तो तुम नूडल बन जाओगे। 1, लिफ्ट ऑफ। बूम! रॉकेट के नीचे आग का तूफान उठा। पूरा अंटार्कटिका कांप गया। रॉकेट ने जमीन छोड़ी और बुलेट की रफ्तार से आसमान की तरफ बढ़ा। अंदर बैठे लोगों का हाल बुरा था। जी फोर्स की वजह से सबके चेहरे पिचक गए थे। विक्रम का मुंह हवा के दबाव से खुल गया था और उसके गाल फड़फड़ा रहे थे। फड़ फड़ फड़। जोरावर चिल्ला रहा था, मम्मी, मेरी आंतें पेट में डांस कर रही हैं। रुद्र बिल्कुल शांत बैठा था। वो सोच रहा था, अगर हम चांद पर जा रहे हैं तो क्या वहां नेटवर्क आएगा? मुझे अपना गेम अपडेट करना है। रॉकेट ने वायुमंडल को पार किया। नीला आसमान काला हो गया। तारे दिखाई देने लगे। इंजन का शोर बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। एआई ने घोषणा की, अंतरिक्ष में प्रवेश सफल। गुरुत्वाकर्षण बंद। जीरो ग्रेविटी मोड ऑन। अचानक सब हवा में तैरने लगे। विक्रम सीट से उल्टा होकर छत से टकराया। धप! रिया के बाल हवा में मड्यूसा की तरह उड़ने लगे। अरे मेरे बाल, मैंने अभी कंघी की थी। और सबसे बड़ी त्रासदी, रुद्र ने अपनी जेब से नाश्ते के लिए एक समोसा निकाला था। जैसे ही उसने पैकेट खोला, समोसा हवा में तैरने लगा। समोसा धीरे धीरे रुद्र से दूर जा रहा था। रुद्र ने हाथ बढ़ाया। नहीं, मेरे प्यारे समोसे, वापस आ जाओ। रुद्र हवा में तैरता हुआ समोसे का पीछा करने लगा। ये दृश्य किसी स्लो मोशन फिल्म जैसा था। बैकग्राउंड में वायलिन बज रहा था रुद्र के दिमाग में। तभी शेरू ने हवा में छलांग लगाई। डॉगी पैडल। कप! शेरू ने वो उड़ता हुआ समोसा खा लिया। रुद्र रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेरू, तूने गद्दारी की, अंतरिक्ष में आकर अपनी औकात दिखा दी। शेरू ने मासूमियत से देखा। मालिक, गुरुत्वाकर्षण नहीं था, समोसा असुरक्षित था, मैंने उसकी रक्षा की। पेट में। सीन 2, अंतरिक्षीय मच्छर। तभी रॉकेट के बाहर कुछ टकराने की आवाज आई। खट खट खट। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। रुद्र, बाहर देखो, क्या ये उल्कापिंड है? रुद्र ने बाहर देखा। रॉकेट के चारों तरफ अजीब से जीव चिपके हुए थे। ये अंतरिक्षीय जोंकें थी। ये दिखने में बहुत बड़ी, काली और चिपचिपी थी, और उनके मुंह में गोल आरी जैसे दांत थे। वो रॉकेट की धातु को खा रही थी। चरर चरर। रॉकेट की छत में छेद होने लगा। हवा बाहर खींचने लगी। डीकम्प्रेशन। सायरन बजा। चेतावनी, ऑक्सीजन लीक, हम मरने वाले हैं। विक्रम रोने लगा। मैं अभी जवान हूं, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की। रुद्र ने एआई से पूछा, कंप्यूटर जी, क्या बाहर वाइपर है? इन्हें हटाओ। एआई: वाइपर जाम हो गए हैं, जोकों ने उन्हें खा लिया। जोरावर ने कहा, मैं बाहर जाकर इन्हें जलाता हूं। रुद्र: बेवकूफ, बाहर ऑक्सीजन नहीं है, आग नहीं जलेगी और तुम जम जाओगे। रुद्र ने अपनी सीट बेल्ट खोली। ठीक है, मुझे ही जाना पड़ेगा, वैसे भी मुझे थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए, जो वहां नहीं है। रुद्र ने एक स्पेस हेलमेट उठाया और पहन लिया। उसने एयरलॉक का दरवाज़ा खोला। हवा के दबाव ने उसे बाहर खींच लिया। अब रुद्र खुले अंतरिक्ष में था। चारों तरफ सन्नाटा और तारे, और रॉकेट पर चिपकी हुई हजारों जोके। रुद्र के पास कोई स्पेस सूट नहीं था, सिर्फ हेलमेट था, लेकिन उसकी अमर देह को ठंड या रेडिएशन का असर नहीं होता था। एक बड़ी जोंक ने रुद्र को देखा। उसने रुद्र पर हमला किया। रुद्र ने अपनी जेब से अपना जंग लगा सरिया निकाला। बड़ा हो जाओ। रुद्र ने अंतरिक्ष में बेसबॉल खेलना शुरू किया। धूम! उसने एक जोंक को मारा। वो जोंक गोली की रफ्तार से उड़कर सीधा मंगल ग्रह की तरफ चली गई। धूम धूम! रुद्र एक एक करके जोकों को रॉकेट से हटा रहा था। हटो, ये मेरी गाड़ी है, किराया दिया है तुमने। अचानक एक विशालकाय जोंक रानी रॉकेट के इंजन के पास आ गई। वो रॉकेट से भी बड़ी थी। वो इंजन को निगलने वाली थी। रुद्र ने देखा, अरे, इंजन खा जाओगी तो हम पैदल जाएंगे क्या? रुद्र ने अपने सरिये को दोनों हाथों में पकड़ा। उसने अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक स्पिन लिया। सुदर्शन चक्र मोड ऑन। सरिया घूमने लगा। रुद्र एक सुनहरे बवंडर में बदल गया। उसने उस रानी जोंक के सिर पर एक जोरदार प्रहार किया। कबूम!
हालांकि स्पेस में आवाज नहीं होती, लेकिन रुद्र के दिमाग में हुई। रानी जोक रॉकेट से अलग होकर गहरे अंतरिक्ष में गिर पड़ी। रुद्र वापस एयरलॉक में आया और दरवाजा बंद किया। उसने हेलमेट उतारा और बाल ठीक किए। सफाई हो गई, टिप बाद में दे देना। सीन 3, डार्क मून, द क्रैकिंग एग। कुछ घंटे बाद एआई बोला, गंतव्य आ गया है, खिड़की से बाहर देखें। सबने सामने देखा और उनकी रूह कांप गई। वो चांद वो प्यारा सफ़ेद चांद नहीं था जिसे वो बचपन से देख रहे थे। अब वो एक बैंगनी और काला गोला बन चुका था। उसकी सतह पर लाल रंग की नसों की तरह दरारें थीं और वो दरारें धड़क रही थीं, धक धक धक। चांद के अंदर कुछ जिंदा था और वो बाहर आने के लिए धक्का मार रहा था। रिया ने कांपते हुए कहा, शीतल सही कह रही थी, ये उपग्रह नहीं, ये ब्रह्मांडीय अंडा है। एआई, हम दुष्नप्न क्रेटर में लैंड कर रहे हैं। तापमान 200 डिग्री, रेडिएशन जानलेवा। रॉकेट नीचे उतरा। चांद की सतह चिपचिपी और अजीब थी। जैसे ही वे उतरे, रुद्र ने महसूस किया कि यहाँ की जमीन हिल रही है। रुद्र ने जमीन पर कान लगाया। अंदर जो भी है वो जाग चुका है और वो बहुत भूखा है। तभी सामने एक काली छाया प्रकट हुई। ये कोई एलियन नहीं था, ये एक इंसान था। उसने एक अंतरिक्ष यात्री का सूट पहना हुआ था, लेकिन उसका हेलमेट काला था। उसके हाथ में एक काला त्रिशूल था। उसने अपना वाइजर ऊपर किया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। ये चंद्र रक्षक था जो सदियों से इस अंडे की रक्षा कर रहा था, लेकिन अब शून्य ने उसे भ्रष्ट कर दिया था। उसने भारी आवाज में कहा, रेडियो पर, तुम लोग विनाश को रोकने आए हो? मूर्ख, विनाश ही सृजन की शुरुआत है। अंडा फूटेगा और नया ईश्वर जन्म लेगा। रुद्र ने अपना सरिया जमीन पर रखा। अंकल, हमें ईश्वर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अंडा फूटा तो पृथ्वी पर ज्वार आकर सब डुबो देंगे और मुझे तैरना नहीं आता। चंद्र रक्षक ने अपना काला त्रिशूल तान लिया। तो फिर मरो, चांद की मिट्टी में मिल जाओ। चंद्र रक्षक ने जमीन पर त्रिशूल मारा। चांद की सतह से कंकाल बाहर निकलने लगे। ये उन एलियंस के कंकाल थे जो पहले यहाँ आए थे। हजारों कंकाल रुद्र की टीम की तरफ बढ़े। रुद्र ने टीम को देखा। दोस्तों, ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है, वो भी चांद पर। अपने हथियार निकालो, ग्रेविटी कम है तो उड़ने का मजा लो। रुद्र ने जम्हाई ली। और मैं इस रक्षक के साथ डांडिया खेलता हूँ। अब चांद की बंजर जमीन पर होगा महायुद्ध। रुद्र बनाम चंद्र रक्षक, और साथ ही चांद के अंदर बैठा वो चीज़ बाहर आने के लिए तैयार है। क्या रुद्र चांद को टूटने से बचा पाएगा या उसे फेविक्विक का बहुत बड़ा डिब्बा लाना पड़ेगा? चांद की सतह यानी सरफेस अब एक युद्ध का मैदान बन चुकी थी, लेकिन यहाँ युद्ध के नियम अलग थे। गुरुत्वाकर्षण कम था, इसलिए हर कोई हवा में तैरते हुए लड़ रहा था। सामने हजारों चंद्र कंकाल थे। ये उन एलियंस और अंतरिक्ष यात्रियों के ढांचे थे जो सदियों पहले यहाँ आए थे और कभी वापस नहीं गए। उनकी आंखों में हरी रोशनी जल रही थी और वे लेजर गन और पुरानी तलवारें लेकर हमला कर रहे थे। विक्रम हवा में तैर रहा था क्योंकि उसने अपनी बेल्ट कस कर नहीं बांधी थी। वो चिल्ला रहा था, बचाओ, मैं गुब्बारा बन गया हूँ, कोई मेरी टांग पकड़कर नीचे खींचो। एक कंकाल ने विक्रम की तरफ एक भाला फेंका। विक्रम ने हवा में तैरते हुए अनजाने में एक बैक फ्लिप मारा और भाले से बच गया। विक्रम ने नीचे देखा। अरे वाह, मैंने मैट्रिक्स वाला स्टंट किया, मैं तो हीरो हूँ। रिया और जोरावर कंकालों से लड़ रहे थे। रिया ने अपनी तलवार से बर्फ के छर्रे छोड़े। स्पेस की ठंडक के कारण उसकी बर्फ और भी सख्त हो गई थी। जोरावर आग फेंक रहा था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, जादुई आग को छोड़कर, इसलिए उसकी आग कमजोर थी। अरे यार, यहाँ तो माचिस भी नहीं जल रही। सीन 2, रुद्र बनाम चंद्र रक्षक। मैदान के बीचों बीच रुद्र और चंद्र रक्षक आमने सामने खड़े थे। चंद्र रक्षक का शरीर काला था और उसके सीने पर एक लाल रत्न चमक रहा था जो उसे शून्य की शक्ति दे रहा था। चंद्र रक्षक ने अपना काला त्रिशूल घुमाया। पृथ्वीवासी, तुम मेरी जमीन पर खड़े हो, यहाँ मेरे नियम चलते हैं। रक्षक ने त्रिशूल जमीन पर मारा। चांद की सतह से नुकीले पत्थर निकले और रुद्र की तरफ बढ़े। रुद्र ने जम्हाई ली। अंकल, आपके नियम बहुत पुराने हैं, अपडेट कर लो। रुद्र ने अपने जंग लगे सरिये को नीचे की तरफ दबाया। सरिये ने चांद की सतह को छुआ। टिंग! एक सुनहरी तरंग निकली। उस तरंग ने रक्षक के नुकीले पत्थरों को फूलों में बदल दिया। जी हाँ, चांद की बंजर जमीन पर अचानक धातु के फूल खिल गए। चंद्र रक्षक हैरान रह गया। क्या तुमने मेरे हमले को सजावट बना दिया? रुद्र ने कहा।
हाँ, यहाँ बहुत वीराना था, थोड़ा इंटीरियर डेकोरेशन कर दिया। अब हटो, मुझे उस अंडे को चेक करना है। चंद्र रक्षक को गुस्सा आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मरो। रक्षक ने हवा में छलांग लगाई और त्रिशूल से रुद्र की गर्दन पर वार किया। रुद्र ने अपनी जगह से हिले बिना अपना बायां हाथ उठाया और रक्षक की कलाई पकड़ ली। रुद्र ने रक्षक की आंखों, जो सफ़ेद थीं, देखा। रुद्र ने गंभीर आवाज में कहा, सुनो, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि अगर चांद टूट गया तो पृथ्वी पर करवा चौथ कैंसिल हो जाएगा और मेरी माँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। रुद्र ने रक्षक को एक हल्का सा धक्का दिया। चूंकि यहाँ ग्रेविटी कम थी, वो हल्का सा धक्का रक्षक को 10 किलोमीटर दूर फेंकने के लिए काफी था। रक्षक हवा में गोल गोल घूमता हुआ एक क्रेटर में जा गिरा। धुम। सीन 4, ब्रह्मांडीय जन्म, द कॉस्मिक बर्थ। तभी पूरे चांद पर एक भयानक कंपन हुआ। धड़ धड़ धड़। ये भूकंप नहीं था, ये दिल की धड़कन थी। चांद की सतह पर जो लाल नसें थीं वो फट गईं। एक बहुत बड़ी दरार बीचों बीच पड़ गई। चांद 2 टुकड़ों में टूटने लगा। रिया चिल्लाई, रुद्र, चांद टूट रहा है। दरार के अंदर से एक अंधी कर देने वाली बैंगनी रोशनी निकली और फिर एक विशालकाय सिर बाहर आया। ये एक सांप था, लेकिन ये कोई आम सांप नहीं था। इसका आकार हिमालय पर्वत जितना बड़ा था। इसकी त्वचा सितारों जैसी चमक रही थी। इसकी आंखें सूरज जैसी थीं। ये था अनंत शेष का एक भूला हुआ वंशज। इसका नाम था वृत्र। वृत्र ने अपना मुंह खोला और एक ऐसी चीख मारी जो अंतरिक्ष के सन्नाटे को भी चीर गई। टेलीपैथिक रूप से सबके दिमाग में गूंजी, क्री, यानी भूख, मुझे भूख लगी है। रुद्र की जेब में बैठा नागेश बाहर निकला और थर-थर कांपने लगा। स्वामी, ये तो नागों का देवता है, ये हम सबको निगल जाएगा। वृत्र ने अपनी पूंछ से चांद के एक बड़े टुकड़े को मारा। वो टुकड़ा पृथ्वी की तरफ गिरने लगा, उल्का पिंड बनकर। रुद्र ने देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है। अरे, ये तो पैदा होते ही तबाही मचा रहा है, इसे चुप कराना होगा। रुद्र ने अपनी उड़ने की शक्ति का इस्तेमाल किया और वो सीधा उस विशालकाय सांप के चेहरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। हवा में रुद्र उस सांप के सामने एक चींटी जैसा लग रहा था। वृत्र ने रुद्र को देखा। तुच्छ जीव, हट जा, मुझे ऊर्जा चाहिए, मैं इस ग्रह को खाऊंगा। रुद्र ने अपने हाथ कमर पर रखे। ओए छोटू, भले ही वो पहाड़ जितना बड़ा था, तमीज से बात कर। पृथ्वी खाने की चीज नहीं है, वहां प्रदूषण बहुत है, पेट खराब हो जाएगा। वृत्र को गुस्सा आया। उसने रुद्र को खाने के लिए अपना विशाल मुंह खोला। रुद्र ने देखा कि सांप के गले के अंदर एक ब्लैक होल जैसा भंवर है। रुद्र ने सोचा इसे भूख लगी है और बच्चे जब भूखे होते हैं तो रोते हैं, इसे कुछ खिलाना पड़ेगा। रुद्र ने अपनी जेब टटोली। नूडल्स? नहीं, वो तो खत्म हो गए थे। बिस्किट? शेरू खा गया था। फिर उसका हाथ एक सख्त चीज पर पड़ा। ये वो काला क्रिस्टल था जो वो ज्वालामुखी से लाए थे और उसके साथ सेठ धनराज की तिजोरी से चुराया हुआ एक शुद्र ऊर्जा का सिक्का भी था। रुद्र ने कहा, ले भाई, लॉलीपॉप खा। रुद्र ने वो ऊर्जा का सिक्का और क्रिस्टल पूरी ताकत से सांप के खुले मुंह में फेंक दिया। घप। सांप ने मुंह बंद किया। उसने निगला। ऊर्जा उसके पेट में गई। सांप की आंखें चौड़ी हो गईं। ये स्वादिष्ट है, इसमें ज्वालामुखी का स्वाद है। सांप का गुस्सा शांत हो गया। उसकी बैंगनी रोशनी बदलकर नीली हो गई। वो अब हमलावर नहीं बल्कि एक पालतू जानवर जैसा लग रहा था। उसने अपना सिर रुद्र के पास लाया और उसे हल्का सा धक्का दिया, जैसे बिल्ली प्यार करती है। रुद्र ने सांप की नाक पर हाथ फेरा। देखा, प्यार से बात करो। अब सुनो, तुम पृथ्वी को नहीं खाओगे, तुम यहाँ चांद की रक्षा करोगे। तुम आज से हमारे चौकीदार हो। वृत्र ने सिर हिलाया। मंजूर है, लेकिन मुझे हर महीने ऐसे स्नैक्स चाहिए। रुद्र, डील पक्की, मैं नागेश के जरिए भिजवा दूंगा। जेब में नागेश रो रहा था। मेरा खर्चा बढ़ गया। सीन 5, चांद की मरम्मत। सांप तो मान गया, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। चांद टूट चुका था। उसके 2 टुकड़े अलग हो रहे थे। अगर चांद जुड़ा नहीं तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। रिया ने कहा, रुद्र, चांद बिखर रहा है, हमारे पास इसे जोड़ने के लिए इतनी बड़ी रस्सी नहीं है। रुद्र ने टूटे हुए चांद को देखा। रस्सी नहीं, हमें गोंद चाहिए। रुद्र ने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसने अपनी अमर आभा को पूरी क्षमता से छोड़ा। रुद्र के शरीर से सुनहरे रंग के धागे निकले। ये धागे अंतरिक्ष में फैल गए और चांद के दोनों टुकड़ों को लपेटने लगे। रुद्र ने अपनी मुट्ठी भींची। जुड़ जा। रुद्र ने अपनी जादुई ताकत से चांद के दोनों विशालकाय टुकड़ों को खींचकर वापस मिला दिया। धड़ाम।
जुड़ने की आवाज़, और फिर उसने अपनी ऊर्जा से दरार को सील कर दिया। चांद वापस एक गोला बन गया, बस उस पर एक सुनहरी लकीर रह गई जहां वो टूटा था। रुद्र ने पसीना पोंछा। उफ, ये तो फेविक्विक से भी मुश्किल था। नीचे खड़ा चंद्र रक्षक जो क्रेटर से बाहर निकला था, ये देखा। उसका शून्य का प्रभाव खत्म हो गया था। वो रुद्र के सामने घुटनों पर बैठ गया। हे महामानव, तुमने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि चांद को भी नया जीवन दिया। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। रुद्र ने उसे उठाया। ऋण छोड़ो, बस अगली बार जब मैं रात को छत पर आऊं तो चांद की रोशनी थोड़ी कम रखना, मुझे नींद में डिस्टर्ब होता है। सीन 5, घर वापसी और नया मेहमान। रुद्र और उसकी टीम रॉकेट में वापस बैठी। रॉकेट पृथ्वी की तरफ लौटा। मिशन सफल रहा। जब वो पृथ्वी पर उतरे अंटार्कटिका में, तो वहां इंस्पेक्टर कानून और प्रिंसिपल आर्यमन इंतजार कर रहे थे। प्रिंसिपल ने रुद्र को गले लगा लिया। रुद्र, तुमने कर दिखाया। नासा वाले पूछ रहे हैं कि चांद पर वो सुनहरी लकीर क्या है। मैंने कह दिया कि वो कुदरती डिज़ाइन है। रुद्र ने कहा, सर डिज़ाइन छोड़िए, मुझे ठंड लग रही है, क्या हम दिल्ली वापस जा सकते हैं? वे वापस स्कूल पहुंचे। सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन जब रुद्र अपने हॉस्टल रूम यानी 404 में पहुंचा तो उसे एक सरप्राइज मिला। उसके बिस्तर पर एक छोटा सा अंडा रखा था। ये वो अंडा नहीं था जो चांद था। ये अंडा वृत्र ने, ब्रह्मांडीय सर्प ने, गिफ्ट के तौर पर रुद्र की जेब में चुपके से डाल दिया था। रुद्र ने अंडे को देखा। अंडा हिला, कटक। उसमें से एक छोटा सा बैंगनी रंग का सांप निकला जिसके माथे पर सितारा बना था। ये बेबी कॉस्मिक स्नेक था। रुद्र ने सिर पीटा। हे भगवान, शीरू, टिंगू, नागेश और अब ये मेरा कमरा है या चिड़ियाघर? नागेश खुश हो गया। स्वामी, ये मेरा भतीजा है, इसका नाम हम नट्टू रखेंगे। रुद्र ने नट्टू को उठाया। ठीक है, लेकिन इसका दूध का खर्चा तुम उठाओगे। तभी रुद्र का फोन बजा। एक अनजान नंबर था। रुद्र ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक मशीनी आवाज आई। रुद्र, तुमने चांद बचा लिया, बहुत अच्छे, लेकिन खेल का लेवल 2 अब शुरू होता है। तुम्हारे स्कूल में एक नया छात्र आ रहा है। वो हमारा एजेंट है और वो तुम्हें प्यार के जाल में फंसाएगा। रुद्र ने कहा, प्यार? भाई, मुझे नूडल्स से प्यार है। तुम्हारा एजेंट नूडल्स है क्या? आवाज, इंतजार करो, कल सुबह तुम्हारी क्लास में। फोन कट गया। रुद्र ने फोन को देखा। नया छात्र, प्यार का जाल, क्या ये लोग अब रोमांस जॉनर में जा रहे हैं? अगली सुबह क्लास में एक नई लड़की की एंट्री हुई। वो इतनी सुंदर थी कि विक्रम बेहोश हो गया और जोरावर की आग बुझ गई। उसका नाम था माया और उसने क्लास में आते ही कहा, मैं रुद्र के पास बैठूंगी। क्या माया सच में रुद्र को फंसा पाएगी? और रिया और छाया मंगेतर का क्या रिएक्शन होगा? दिव्य शक्ति गुरुकुल में आज सुबह की हवा कुछ अलग थी। फिजाओं में गुलाब की खुशबू थी जो शायद रूम फ्रेशनर का कमाल था। पूरी क्लास में सन्नाटा था। सभी लड़के अपनी टाई ठीक कर रहे थे और बालों में पानी लगा रहे थे, सिवाय रुद्र के। रुद्र अपनी आखिरी बेंच पर सिर रखकर सो रहा था। उसके कान में ईयरफोन लगे थे और वो सपना देख रहा था कि बारिश में नूडल्स गिर रहे हैं। क्लास टीचर आचार्य क्रूर, मैथ्स टीचर, अंदर आए। उनके साथ एक लड़की थी। आचार्य ने गला साफ किया। बच्चों ध्यान दो, आज हमारे साथ एक नई छात्रा जुड़ी है, इसका नाम है माया। जैसे ही माया ने क्लास में कदम रखा, बूम, हवा का झोंका। क्लास का माहौल बदल गया। माया बेहद खूबसूरत थी। उसके बाल रेशम जैसे काले थे, आंखें गहरी नीली थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म था। उसने चलते हुए अपने बालों को झटका। विक्रम, जो रुद्र के आगे बैठा था, ने माया को देखा। विक्रम की आंखें दिल के आकार की हो गईं। उसका मुंह खुल गया। हे भगवान, क्या ये परी है या मेरा सपना? विक्रम इतना खो गया कि वो अपनी बेंच से नीचे गिर पड़ा। धड़ाम। जोरावर, आग वाला लड़का, ने भी अपनी कॉलर ठीक की। अग्निकुल की रानी बनने के लायक है। माया ने पूरी क्लास पर नजर डाली। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। उसकी नज़र आखिरी बेंच पर सोते हुए रुद्र पर गई। माया ने मन में सोचा, तो यही है रुद्र। शून्य ने कहा था ये बहुत खतरनाक है, लेकिन ये तो क्लास में सो रहा है। इसे फंसाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। माया धीरे धीरे चलती हुई रुद्र की बेंच के पास गई। पूरी क्लास उसे देख रही थी। माया ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट खाली है? रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गहरी नींद में था। रुद्र की जेब में बैठा नागेश फुसफुसाया,
स्वामी उठो, खतरा, बहुत ज्यादा परफ्यूम वाली लड़की आई है। माया ने देखा कि रुद्र नहीं उठ रहा। उसने अपनी उंगली से रुद्र के कंधे को छुआ। उसने अपनी उंगली में थोड़ा सा वशीकरण मंत्र डाल दिया था। जैसे ही उसने छुआ, एक गुलाबी रंग की चिंगारी निकली। रुद्र ने नींद में ही बिना आंखें खोले अपना कंधा झटक दिया, जैसे मच्छर भगा रहा हो। हटो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी ग्रेवी उबल रही है। माया हैरान रह गई। मेरा जादू इस पर काम नहीं किया? माया ने हार नहीं मानी। वो जबरदस्ती रुद्र के बगल वाली सीट पर बैठ गई। सीन 2, रिया और छाया की जलन। क्लास के दूसरे कोने में रिया और छाया, जो रुद्र की निंजा मंगेतर थीं, ये सब देख रही थीं। रिया ने अपनी पेंसिल को इतना जोर से दबाया कि वो टूट गई। कटक। रिया, ये लड़की, इसके इरादे नेक नहीं लग रहे। ये रुद्र के इतना पास क्यों बैठी है? छाया ने अपनी जेब से एक शूरिकेन निकाला। रिया, तुम कहो तो अभी इसका हेयर कट कर दूं, गर्दन के साथ? रिया ने रोका। नहीं छाया, स्कूल में हथियार मना है। हमें पहले पता लगाना होगा कि ये है कौन। लंच ब्रेक की घंटी बजी। टन टन टन। रुद्र की नींद खुली। लंच? चलो, पेट पूजा का समय हो गया। रुद्र उठा और कैंटीन की तरफ चल दिया। उसने माया की तरफ भी देखा नहीं। माया को गुस्सा आया। मुझे इग्नोर किया? वो अपना टिफिन लेकर रुद्र के पीछे भागी। सीन 3, कैंटीन का ड्रामा। रुद्र ने कैंटीन से अपना फेवरेट मसाला कप नूडल्स खरीदा। वो एक टेबल पर जाकर बैठने ही वाला था कि माया वहां आ गई। माया ने अपना टिफिन बॉक्स रुद्र के सामने रखा। टिफिन से जादुई रोशनी निकल रही थी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, तुम रोज ये जंक फूड क्यों खाते हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए घर से शाही थाली लाई हूँ। इसमें 56 भोग है और ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, जादू से। पूरा कैंटीन रुक गया। सब देख रहे थे। विक्रम, ओ भाई, नई लड़की रुद्र को खाना दे रही है। रुद्र की किस्मत खुल गई। रुद्र ने उस शाही थाली को देखा। उसमें पनीर, रसमलाई और कचौड़ी थी। खुशबू बहुत अच्छी थी। लेकिन रुद्र की नाक, जो खतरे को सूंघ सकती थी, ने कुछ और भी सूंघा। उस खाने में लव पोशन मिला हुआ था। अगर रुद्र ने उसका एक निवाला भी खाया तो वो माया का गुलाम बन जाता। रुद्र ने माया को देखा। थैंक यू माया, लेकिन... रुद्र ने अपने नूडल्स के कप को प्यार से देखा। लेकिन मेरा और नूडल्स का रिश्ता जन्मों जन्मों का है। मैं इसे धोखा नहीं दे सकता। रुद्र ने माया का टिफिन सरका दिया। तुम विक्रम को दे दो, उसे भूख लगी होगी। माया का चेहरा लाल हो गया। उसकी बेइज्जती हो गई थी। उसने सोचा, सीधी उंगली से घी नहीं निकला, अब उंगली टेढ़ी करनी होगी। माया ने टेबल के नीचे अपना पैर धीरे से मारा। उसने टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल किया। उसका लक्ष्य था रुद्र के नूडल्स के कप को गिराना। रुद्र ने नूडल्स का पहला चम्मच उठाया। अचानक कप हवा में उछला और उल्टा होकर गिरने लगा। माया मन ही मन हंसी। अब गिरेगा खाना। लेकिन रुद्र तो रुद्र था। उसने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल किया। समय मानो थम गया। रुद्र ने हवा में उड़ते हुए कप को बाएं हाथ से पकड़ा, गिरती हुई नूडल्स की लड़ियों को दाहिने हाथ से जैसे चॉपस्टिक्स की तरह उंगलियों का इस्तेमाल करके कैच किया और सूप की एक एक बूंद को हवा में ही पी लिया। स्लर्प। जब समय वापस नॉर्मल हुआ तो रुद्र आराम से बैठा था। तब खाली था और उसका मुंह भरा हुआ था। रुद्र ने चबाते हुए माया को देखा। सॉरी, हाथ फिसल गया था, लेकिन मैंने 5 सेकंड रूल से पहले ही पकड़ लिया। माया की आंखें फटी रह गईं। इसने गुरुत्वाकर्षण को धोखा दे दिया। रुद्र ने झुककर माया के कान में धीरे से कहा, माया जी, अगली बार अगर आपने मेरे खाने के साथ जादू करने की कोशिश की तो मैं आपको मेंढक बनाकर इसी कैंटीन में सर्व करवा दूंगा, समझी? रुद्र की आवाज़ में इतनी ठंडक थी कि माया कांप गई। वो समझ गई कि उसका कवर ब्लो हो चुका है। रुद्र जानता है कि वो कौन है। रुद्र वहां से उठा और चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी जेब से नट्टू बाहर निकला। नट्टू ने माया को देखा और जीभ चिढ़ाई। हिस, लूजर। सीन 4, लाइब्रेरी में साजिश। शाम को स्कूल की लाइब्रेरी में माया अकेली बैठी थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी दबाई। एक होलोग्राम निकला। सामने शून्य का एक कमांडर था। कमांडर, एजेंट माया, क्या स्टेटस है? क्या रुद्र तुम्हारे वश में हुआ? माया ने गुस्से में कहा, सर, वो लड़का पत्थर का बना है। उस पर वशीकरण काम नहीं कर रहा और उसे खाने में जहर मिला दो तो भी वो हजम कर जाता है। कमांडर, धैर्य रखो। रुद्र की एक कमजोरी है, उसके दोस्त। आज रात स्कूल में वेलकम पार्टी है, वहां हम एक जाल बिछाएंगे। तुम रुद्र को डांस फ्लोर पर ले आओ, बाकी काम हमारी छाया मकड़ियां करेंगी।
माया मुस्कुराई। ठीक है, आज रात रुद्र नाचेगा अपनी मौत के साथ। सीन 5 वेलकम पार्टी की तैयारी। शाम को हॉस्टल में रुद्र अपने रूम 404 में बैठा था। रिया और छाया मंगेतर दोनों उसके कमरे में घुस आईं। दोनों ने बहुत ही सुंदर पार्टी ड्रेस पहनी थी। रिया, रुद्र आज पार्टी है, तुम क्या पहन रहे हो? छाया, रुद्र मेरे साथ जाएगा, मैंने उसके लिए ब्लैक सूट खरीदा है। रुद्र ने रज़ाई ओढ़ ली। मैं नहीं जा रहा, मुझे सोशल एंग्जाइटी है और मुझे नींद आ रही है। रिया ने रज़ाई खींची। बहाने नहीं चलेंगे, माया वहाँ होगी और मुझे उस पर शक है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। रुद्र ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन मैं वहाँ सिर्फ स्नैक्स खाने जाऊंगा, डांस नहीं। रुद्र तैयार हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज रात की पार्टी में डीजे कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सम्मोहन असुर यानी हिप्नोसिस डीमन होने वाला है। और पार्टी की लाइटें लेज़र बीम में बदलने वाली थीं। क्या रुद्र पार्टी में अपने दोस्तों को बचा पाएगा? और जब छाया मकड़ियाँ हमला करेंगी तो नट्टू यानी बेबी सांप क्या करेगा? दिव्य शक्ति गुरुकुल का विशालकाय ऑडिटोरियम आज एक नाइट क्लब में बदल चुका था। वेलकम पार्टी पूरे शबाब पर थी। रंग बिरंगी डिस्को लाइट्स घूम रही थीं। बास इतना तेज था कि दिल की धड़कनें उसके साथ ताल मिला रही थीं। छात्र अपने सबसे बेहतरीन कपड़ों में आए थे। विक्रम ने एक चमकीला सिल्वर कोट पहना था और आंखों पर काला चश्मा लगाया था। रात के समय भी वो खुद को रणवीर सिंह समझ रहा था। जोरावर आग वाला लड़का ने लाल रंग का लेदर जैकेट पहना था। रिया ने एक नीले रंग का एलिगेंट गाउन पहना था जिसमें वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। और छाया यानी निंजा मंगेतर ने काले रंग की आधुनिक ड्रेस पहनी थी, लेकिन अपनी जांघ पर उसने खंजर बांध रखा था सुरक्षा के लिए। लेकिन सबकी नजरें रुद्र को ढूंढ रही थी। रुद्र फूड काउंटर के पीछे छिपा हुआ था। उसने जबरदस्ती पहनाया गया ब्लैक सूट पहना था, लेकिन टाई ढीली कर रखी थी। उसके हाथ में प्लेट थी और वो पनीर टिक्का और स्प्रिंग रोल्स का पहाड़ बना रहा था। रुद्र ने अपनी जेब में बैठे नागेश से कहा, नागेश थोड़ा खिसको, मुझे जेब में गुलाब जामुन भी रखने हैं। नागेश, स्वामी मेरी पूंछ चाशनी में चिपक रही है, ये अत्याचार है। सीन 2 डीजे की एंट्री, द डीजेज एंट्री। तभी स्टेज पर धुआं उठा। स्पॉटलाइट एक आदमी पर पड़ी जो डीजे कंसोल के पीछे खड़ा था। उसने एक अजीब सा हेलमेट पहना था जिस पर डिजिटल आंखें बनी थीं। ये था डीजे वश, जो असल में सम्मोहन असुर था। डीजे वश ने माइक पर चिल्लाकर कहा, हेलो गुरुकुल, क्या आप तैयार हैं अपनी सुध-बुध खोने के लिए? लेट्स ड्रॉप द बीट। संगीत शुरू हुआ। दुचिक दुचिक। ये कोई साधारण संगीत नहीं था। इस संगीत में माइंड कंट्रोल फ्रीक्वेंसी छिपी थी। जैसे जैसे बीट बढ़ी, डांस फ्लोर पर मौजूद छात्र अजीब हरकतें करने लगे। वे रोबोट की तरह नाच रहे थे। उनकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थी। विक्रम पागलों की तरह नाच रहा था। मेरे पैर रुक नहीं रहे, मैं माइकल जैक्सन बन गया हूँ, आह! माया डांस फ्लोर के बीच में खड़ी थी। उस पर सम्मोहन का असर नहीं था, क्योंकि वो डीजे की साथी थी। माया ने रुद्र को ढूंढ लिया। वो रुद्र के पास गई। रुद्र, अकेले क्यों खड़े हो? आओ मेरे साथ डांस करो। रुद्र ने मुंह में स्प्रिंग रोल ठूंसा। नहीं माया, मेरी मम्मी ने कहा है कि खाने के बाद तुरंत नाचने से पेट में दर्द होता है। माया ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया। बहाने नहीं चलेंगे, संगीत तुम्हें बुला रहा है। माया ने अपनी उंगलियों से रुद्र की कलाई पर एक काले जादू का निशान बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी 2 तलवारें हवा में माया के सामने आ गईं। एक तरफ रिया थी, दूसरी तरफ छाया। रिया, माया, रुद्र को अकेला छोड़ दो, उसे डांस नहीं आता। छाया, हाँ, और अगर उसने नाचना शुरू किया तो तुम्हारे पैर कुचल जाएंगे। रुद्र ने राहत की सांस ली। शुक्र है बॉडीगार्ड्स आ गए। सीन 3 मकड़ियों का हमला, स्पाइडर अटैक। डीजे वश ने देखा कि प्लान फेल हो रहा है। उसने म्यूजिक का टेम्पो बढ़ा दिया। ट्रैक नंबर 2 स्पाइडर वेब। ऑडिटोरियम की छत पर लगा विशालकाय डिस्को बॉल अचानक खुलने लगा। कड़क कड़क। वो बॉल नहीं थी, वो एक यांत्रिक अंडा था, मैकेनिकल एग। वो अंडा फटा और उसमें से हजारों काली मकड़ियां नीचे गिरने लगीं। लड़कियां चीखने लगीं, मकड़ियां मेरे बालों में! भगदड़ मच गई। ये मकड़ियां छात्रों के ऊपर कूद रही थीं और उन्हें जालों में कैद कर रही थीं। विक्रम नाचते नाचते चिल्लाया, बचाओ, मकड़ी मेरे कोट के अंदर घुस गई, गुदगुदी हो रही है। माया ने नाटक किया,
ओह बचाओ, मुझे डर लग रहा है, जबकि वो मन ही मन हंस रही थी। रुद्र ने अपनी पनीर टिक्का वाली प्लेट को एक हाथ से बैलेंस किया। यार, ये लोग खाना भी शांति से नहीं खाने देते, अब मकड़ियाँ। एक बड़ी मकड़ी रुद्र की प्लेट पर कूदी। रुद्र ने उसे देखा। तूने मेरे पनीर को छुआ? रुद्र ने एक कांटा उठाया और उस मकड़ी को हवा में ही पिन कर दिया और दीवार पर फेंक दिया। ठक! रुद्र ने अपनी टीम को इशारा किया। रिया, छाया, जोरावर, लड़ना बंद करो और इन कीड़ों को साफ करो। जोरावर ने अपने हाथों से आग फेंकी। मैं इन्हें भून दूंगा। रिया ने हवा में बर्फ के तीर चलाए, लेकिन डीजे वश का संगीत मकड़ियों को और ज्यादा आक्रामक बना रहा था। संगीत की तरंगें मकड़ियों को ऊर्जा दे रही थीं। डीजे चिल्लाया, नाचो जब तक तुम मर नहीं जाते। रुद्र ने समझ लिया, समस्या मकड़ियां नहीं है, समस्या वो डीजे है। उसका संगीत ही इन्हें कंट्रोल कर रहा है। मुझे गाना बदलना होगा। रुद्र भीड़ को चीरता हुआ डीजे कंसोल की तरफ बढ़ा। डीजे वश ने रुद्र को आते देखा। रुक जा लड़के, मेरी सोनिक बूम तुझे उड़ा देगी। डीजे ने स्पीकर का वॉल्यूम फुल कर दिया। एक तेज हवा का झोंका रुद्र की तरफ आया। ये आवाज इतनी तेज थी कि कांच के गिलास टूट गए। रुद्र ने अपने कान बंद नहीं किए। उसने अपनी जेब से नागेश यानी सांप और नट्टू यानी बेबी कॉस्मिक स्नेक को निकाला। नागेश, नट्टू, जुगलबंदी का समय आ गया है। रुद्र ने डीजे कंसोल पर छलांग लगाई। उसने डीजे की ऑक्स केबल उखाड़ दी। जित! संगीत बंद हो गया। डीजे, नहीं, मेरी बीट। रुद्र ने अपना मोबाइल फोन निकाला और केबल उसमें लगा दी। सॉरी डीजे बाबू, तुम्हारा गाना बहुत बोरिंग था, अब सुनो असली देसी बीट। रुद्र ने एक गाना प्ले किया, ढोल जगीरोदा या कोई बहुत तेज पंजाबी ढोल मिक्स। धम 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 धम। जैसे ही ढोल की तेज आवाज गूंजी, सम्मोहन टूट गया। छात्र होश में आ गए। मकड़ियां पागल हो गईं। मकड़ियों को ढोल की फ्रीक्वेंसी बर्दाश्त नहीं हुई। उनका नर्वस सिस्टम गड़बड़ा गया। वे उल्टी सीधी भागने लगी और दीवारों से टकराकर फूटने लगीं। नागेश और नट्टू स्पीकर के ऊपर चढ़ गए और अपनी पूंछ से ढोल की थाप पर नाचने लगे। नागेश, नाचो सारे जी फाड़ के। डीजे वश अपने कानों को पकड़कर चीखने लगा, बंद करो, ये शोर मुझे मार रहा है, मेरे सेंसर फट रहे हैं। रुद्र ने डीजे के पास जाकर उसके हेलमेट पर एक तबला बजाया। धिन धा। डीजे का हेलमेट क्रैक हो गया। वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। रुद्र ने माइक लिया। पार्टी अभी बाकी है दोस्तों। विक्रम, फ्लोर तेरा है। विक्रम, जो अब मकड़ियों से मुक्त था, जोश में आ गया। ओए होए, भंगड़ा टाइम। विक्रम ने स्टेज पर चढ़कर ऐसा डांस किया कि लोग डरना भूल गए और हंसने लगे। माया कोने में खड़ी थी। उसका प्लान फेल हो गया था। धत तेरी की, ये लड़का तो हर चीज का मजाक बना देता है। डीजे वश हार गया। माया ने चुपके से वहां से खिसकना चाहा, लेकिन रुद्र ने उसे देख लिया था। रुद्र ने डीजे कंसोल से ही माया पर स्पॉटलाइट डाल दी। अरे माया जी, कहाँ जा रही हैं? आपने तो कहा था आपको डर लग रहा है, अब तो डांस हो रहा है। माया हड़बड़ा गई। हाँ वो, मैं वॉशरूम जा रही थी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए सोचा, भाग लो बेटा, मुझे पता है तुम कौन हो। पार्टी खत्म हुई। मकड़ियां साफ कर दी गई। डीजे वश को पुलिस ले गई, ये कहकर कि उसने ध्वनि प्रदूषण किया है। सीन 4, एक नया संकेत। देर रात। रुद्र अपने रूम 404 में वापस आया। वो बहुत थका हुआ था। आज तो बहुत काम हो गया, अब सोना है। लेकिन जैसे ही वो लेटा, उसकी जेब में रखा ब्रह्मांडीय अंडा, जो उसे वृत्र ने दिया था, जिससे नट्टू निकला था, नहीं, ये दूसरा अंडा था जो उसे इनाम में मिला था। रुद्र ने बैग चेक किया। उसके बैग में एक पुराना नक्शा था जो उसने लाइब्रेरी से चुराया था। नक्शे पर एक जगह चमक रही थी। वो जगह थी बरमूडा ट्रायंगल, और वहाँ एक निशान बना था, काल सर्प का खजाना। नागेश ने नक्शा देखा और उसकी आंखें चमक गईं। स्वामी, ये मेरे पूर्वजों का खजाना है। इसमें सोने चांदी के साथ साथ अनंत नूडल्स का कटोरा भी है, जो कभी खाली नहीं होता। रुद्र उठ बैठा। क्या कहा? अनंत नूडल्स जो कभी खत्म नहीं होते? रुद्र की नींद उड़ गई। नागेश, तैयार हो जा, हम बरमूडा ट्रायंगल जा रहे हैं। चाहे वहाँ कितने भी जहाज गायब होते हों, मुझे वो कटोरा चाहिए। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में सिर्फ पानी नहीं था, वहाँ समय का भंवर था, और वहाँ एक समुद्री डाकू का भूत राज करता था, कैप्टन क्रूर। क्या रुद्र और उसकी टीम बरमूडा के रहस्य को सुलझा पाएगी? और क्या अनंत नूडल्स सच में होते हैं, या ये सिर्फ एक अफवाह है?
पिछली रात रुद्र को पता चला था कि बरमूडा ट्रायंगल के बीचों बीच एक खजाना छिपा है, अनंत नूडल्स का कटोरा, एक ऐसा कटोरा जो कभी खाली नहीं होता। ये सुनते ही रुद्र ने अपनी टीम को सुबह 4 बजे उठा दिया था। अब हम भारत के दक्षिणी तट पर हैं। समुद्र के किनारे रुद्र, रिया, विक्रम, जोरावर और उनके जानवर खड़े थे। सामने विशाल हिंद महासागर था, लहरें उफान पर थीं। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, रुद्र भाई, हम जाएंगे कैसे? क्या हम टाइटैनिक किराए पर ले रहे हैं? रुद्र ने अपनी जेब से एक छोटा सा खिलौना निकाला। ये एक पीला रबर का बत्तख था जो बच्चे बाथटब में खेलते हैं। रुद्र ने कहा, बजट कम है और टाइटैनिक डूब गया था, ये नहीं डूबेगा। रुद्र ने उस रबर की बत्तख को पानी में फेंका। बड़ा हो जा और इंजन चालू कर। पों पों हॉर्न की आवाज़। वो छोटी सी बत्तख अचानक फूलने लगी। देखते ही देखते वो एक 2 मंजिला क्रूज जितनी बड़ी हो गई। ये एक विशालकाय पीली बत्तख थी जिसके ऊपर सीटें लगी थीं और पीछे एक पंखा, प्रोपेलर घूम रहा था। रिया ने माथा पीटा। सीरियसली रुद्र, हम दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर एक रबर डक में जाएंगे? समुद्री डाकू हमें देखकर हंसेंगे। रुद्र ने छलांग लगाकर बत्तख पर चढ़ते हुए कहा, रिया हंसने दो, हंसते हुए डाकुओं को हराना आसान होता है, उनका ध्यान भटक जाता है। चलो सब चढ़ो। सीन 2, समुद्र का सफर। टीम बत्तख नाव पर सवार हो गई। रुद्र ने गियर डाला जो बत्तख की चोंच थी। भूम भूम नाव तेजी से समुद्र को चीरती हुई आगे बढ़ी। शुरुआत में मौसम अच्छा था, धूप खिली थी। नागेश, सांप, बत्तख की छत पर लेटा सन बाथ ले रहा था। आह, खारे पानी की हवा, मुझे मेरे दादाजी की याद आ रही है। वो अक्सर जहाज़ों को निगल जाते थे। विक्रम रेलिंग पकड़कर उल्टियाँ कर रहा था। ओए ओए, मुझे ज़मीन चाहिए, ये पानी हिलना बंद क्यों नहीं करता? जोरावर पानी को गर्म करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो नहा सके। अरे यार, गीज़र नहीं है क्या इसमें? कुछ घंटों बाद माहौल बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, सूरज गायब हो गया, समुद्र का पानी नीले से गहरा काला हो गया और सामने एक घना सफ़ेद कोहरा दिखाई देने लगा। रुद्र के पास एक कंपस था। उसने कंपस देखा, सुई पागलों की तरह गोल गोल घूम रही थी। चकर 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 चकर। रुद्र, हम पहुंच गए हैं, बरमूडा ट्रायंगल। रिया ने अपनी तलवार निकाली। सावधान रहना, मैंने सुना है यहाँ जहाज़ गायब हो जाते हैं, रडार काम नहीं करता। जैसे ही उनकी बत्तख नाव कोहरे में घुसी, तापमान गिर गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पानी की छप छप आवाज़ आ रही थी। अचानक कोहरे के बीच से कुछ विशालकाय आकृतियां दिखाई दी। ये पुराने टूटे हुए जहाज़ थे जो सदियों से यहाँ फंसे हुए थे। कुछ 19वीं सदी के थे, कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के प्लेन थे। वे सब पानी पर तैर रहे थे, एकदम शांत। विक्रम ने फुसफुसाया, ये तो जहाज़ों का कब्रिस्तान है, क्या यहाँ भूत हैं? तभी एक डरावनी आवाज़ गूंजी, यो हो, और एक बोतल रम की। कोहरे को चीरते हुए एक विशालकाय काला जहाज़ उनके सामने आ गया। इस जहाज़ के पाल फटे हुए थे और मास्तुल पर एक कंकाल का झंडा लगा था। जहाज़ का नाम था द डार्क समोसा। रुको नहीं, उसका नाम था द डार्क सोल। रुद्र को भूख लगी थी इसलिए उसने गलत पढ़ा। सीन 3, कैप्टन क्रूर का हमला। काले जहाज़ के डेक पर भूतों की फौज खड़ी थी। वे कंकाल थे जिन्होंने समुद्री डाकुओं के कपड़े पहने थे। और सबसे ऊपर कैप्टन के केबिन के पास एक आदमी खड़ा था। उसका एक पैर लकड़ी का था, एक हाथ हुक वाला था और एक आंख पर काली पट्टी थी। उसकी दाढ़ी में से धुआं निकल रहा था। ये था कैप्टन क्रूर। क्रूर ने अपनी दूरबीन से रुद्र की बत्तख नाव को देखा। वो जोर से हंसा। देखो लड़कों, आज हमारे जाल में क्या फंसा है, एक पीली बत्तख। क्या हम बाथटब में हैं? उसके कंकाल साथी भी हंसने लगे। खटखट खटखट, हड्डियों के टकराने की आवाज़। कैप्टन क्रूर ने चिल्लाया, ओए बत्तख वाले, अपना सारा खजाना निकालो, सोना, चांदी, हीरे, और अगर नूडल्स हैं तो वो भी दे दो। रुद्र अपनी सीट से खड़ा हुआ। अंकल, सोना चांदी ले लो, मेरे पास नहीं है, लेकिन नूडल्स का नाम मत लेना, वो मेरा कॉपीराइट है। कैप्टन क्रूर को गुस्सा आ गया। जबान लड़ाता है, फायर करो, इस रबर के खिलौने को डुबो दो। काले जहाज के तोपों के मुंह खुल गए। धूम धूम धूम, आंख के गोले रुद्र की बत्तख की तरफ आए। विक्रम चिल्लाया, मम्मी बम, हम गए। रुद्र ने बत्तख का स्टीयरिंग घुमाया। पकड़ के बैठो, जिग जैग मोड ऑन। वो भारी भरकम बत्तख पानी पर किसी जेट स्की की तरह मुड़ने लगी। तोप के गोले छपाक छपाक करके पानी में गिरे। एक भी गोला बत्तख को नहीं लगा। रुद्र ने चिल्लाया, निशाना कच्चा है कैप्टन, चश्मा लगवा लो।
कैप्टन क्रूर का पारा चढ़ गया। इसने मेरी बेइज्जती की, क्रैकन को छोड़ो। कैप्टन क्रूर ने एक बड़ा सा लीवर खींचा। समुद्र के नीचे से एक जोरदार हलचल हुई। पानी का एक पहाड़ उठा और उसमें से 8 विशालकाय भुजाएं बाहर निकली। ये एक पौराणिक समुद्री राक्षस था, क्रैकन, जो असल में एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस था। एक भुजा ने रुद्र की बत्तख को लपेट लिया। बत्तख दबने लगी। पचक, हवा निकलने की आवाज आई। फिस। रिया ने अपनी बर्फ की तलवार चलाई। छोड़ इसे। रिया ने एक भुजा को जमा दिया, लेकिन दूसरी भुजा ने उसे पकड़ लिया। जोरावर ने आग फेंकी, लेकिन पानी में आग काम नहीं कर रही थी। रुद्र ने देखा कि उसकी प्यारी बत्तख पिचक रही है। मेरी सवारी और मेरा डिपॉजिट। रुद्र ने नागेश को देखा। नागेश, ये तुम्हारा इलाका है। जाओ उस ऑक्टोपस को बताओ कि असली सी फूड कौन है। नागेश ने अपना रूप बदला। वो छोटा सा सांप एक विशालकाय समुद्री ड्रैगन बन गया। नागेश ने पानी में छलांग लगाई। छपाक। नागेश और क्रैकन के बीच पानी के अंदर कुश्ती शुरू हो गई। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि जहाज हिलने लगे। नागेश ने क्रैकन की एक भुजा काटी। क्रैकन में स्याही छोड़ी। पूरा समुद्र काला हो गया। अंत में नागेश ने क्रैकन को अपनी पूंछ में लपेटकर उसे हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। जाओ, अपने घर जाओ। क्रैकन भाग गया। कैप्टन क्रूर हैरान रह गया। मेरे क्रैकन को हरा दिया? ये लड़का साधारण नहीं है। सीन 4, जहाज पर कब्जा। रुद्र ने अब आक्रमण करने का फैसला किया। दोस्तों, बत्तख की हवा निकल रही है, हमें उनके जहाज पर चढ़ना होगा। रुद्र ने अपने जंग लगे सरिये को लंबा किया और उसे काले जहाज की रेलिंग पर अटका दिया, जैसे सीढ़ी हो। चलो, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन खेलते हैं। पूरी टीम दौड़कर सरिये पर चढ़ी और काले जहाज के डेक पर कूद गई। धप धप धप। सामने 50 कंकाल तलवारें लिए खड़े थे। रुद्र ने अपनी जेब से एक मैग्नेट निकाला, जो उसने साइंस लैब से चुराया था। रुद्र ने उस मैग्नेट को अपनी जादुई शक्ति से सुपर मैग्नेट बना दिया। रुद्र ने मैग्नेट को हवा में उछाला। लोहा चुंबक की तरफ आता है और तुम्हारी हड्डियां लोहे की नहीं, लेकिन तुम्हारी तलवारें लोहे की हैं। खटर पटर। सारे कंकालों की तलवारें, बंदूकें और यहाँ तक कि उनकी बेल्ट के बकल सब उड़कर उस मैग्नेट से चिपक गए। कंकाल निहत्थे हो गए। एक कंकाल ने कहा, अरे मेरी पैंट गिर रही है। रुद्र, रिया और जोरावर ने मिलकर उन कंकालों को एक एक करके समुद्र में धक्का दे दिया। छपाक छपाक। अब सिर्फ कैप्टन क्रूर बचा था। वो अपने केबिन के दरवाजे पर खड़ा था। रुद्र उसके पास गया। कैप्टन, सरेंडर कर दो और बताओ वो अनंत नूडल्स का कटोरा कहाँ है। कैप्टन क्रूर ने डरावनी मुस्कान दी। उसने अपने हुक से केबिन का दरवाज़ा खोला। तुम्हें खजाना चाहिए तो अंदर जाओ, लेकिन याद रखना, जो अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि अंदर है समय का भंवर। रुद्र ने अंदर झांका। केबिन के अंदर कोई फर्श नहीं था। वहाँ एक घूमता हुआ ब्रह्मांड था, स्वर्लिंग गैलेक्सी, और उस भंवर के बीच में एक सुनहरा कटोरा तैर रहा था। उसमें से भाप निकल रही थी। रुद्र की लार टपक गई। वो रहा, मेरा सपना। रुद्र ने बिना सोचे अंदर छलांग लगा दी। रिया चिल्लाई, रुद्र रुको, ये जाल हो सकता है। रिया और बाकी टीम भी रुद्र को बचाने के लिए पीछे कूद गई। सीन 5, समय का भंवर। वे एक अजीब सी जगह पर गिर रहे थे। यहाँ घड़ियां हवा में तैर रही थी। रुद्र ने उस कटोरे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कटोरा उससे दूर होता जा रहा था। तभी एक आवाज़ गूंजी, कौन है जो मेरे भोजन को चुराने आया है। अंधेरे में से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। वो हवा में तैर रही थी। उसके बाल सफ़ेद थे और आंखें समय जैसी अनंत थीं। ये समय की दादी माँ थीं। दादी ने रुद्र को रोका। रुको बालक, ये नूडल्स अनंत हैं, लेकिन इन्हें खाने की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुमने एक चम्मच भी खाया तो तुम हमेशा के लिए इसी पल में फंस जाओगे। तुम यही नूडल्स खाते रहोगे अनंत काल तक। रुद्र ने कहा, हमेशा के लिए? मतलब नो टीवी, नो गेम्स, नो फ्रेंड्स? दादी ने कहा, हाँ, सिर्फ नूडल्स। रुद्र ने सोचा, ये बहुत कठिन फैसला था। एक तरफ उसका प्यार, नूडल्स, दूसरी तरफ उसकी आज़ादी। रुद्र ने कटोरे को देखा। खुशबू बहुत अच्छी थी। फिर उसने अपने दोस्तों रिया, विक्रम को देखा, जो हवा में लटक रहे थे और डरे हुए थे। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। दादी माँ, अगर मैं नूडल्स ना लूँ तो क्या आप हमें घर जाने देंगी? और क्या आप मुझे इसकी रेसिपी दे सकती हैं? दादी मुस्कुराई। समझदार लड़का, पहली बार किसी ने लालच छोड़ा है। ये लो रेसिपी, और ये लो घर जाने का रास्ता। दादी ने चुटकी बजाई। पप। रुद्र और उसकी टीम भंवर से बाहर निकल गए। वे सीधे अपने स्कूल की छत पर गिरे। धड़ाम। रुद्र के हाथ में एक पर्ची थी, अनंत नूडल्स की सीक्रेट रेसिपी। रुद्र ने उसे चूमा। मिशन सफल। खजाना तो नहीं मिला, पर खजाने की चाबी मिल गई। लेकिन जब रुद्र ने पर्ची पढ़ी तो उसका मुंह लटक गया।
रेसिपी में पहली लाइन थी, सामग्री 1, एक ड्रैगन का आंसू, 2, सूर्य की किरण, 3, एवरेस्ट की बर्फ। रुद्र, अरे यार ये नूडल्स है या साइंस एक्सपेरिमेंट, इतना सामान कहाँ से लाऊंगा? तभी स्कूल का सायरन फिर बजा। चेतावनी, नया ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है। ये कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है, ये दूसरे ग्रह का राजकुमार है। रुद्र ने पर्ची जेब में रखी। दूसरे ग्रह का? प्लीज भगवान वो एलियन न हो जो मेरे चिप्स खा गया था। कौन है ये नया राजकुमार और क्या रुद्र ड्रैगन का आंसू ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अमर राजा की साधारण जिंदगी का अगला एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ।